हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहले की तरह ही हम एक ही वीडियो में सारा का सारा चैप्टर पूरा कंटेंट लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे आगे भी कितने भी बड़े चैप्टर हो उन सब को सारा का सारा मैटर आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराएं। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ सेल। अभी सेल जो है क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर एज ए रिवीजन सिर्फ दिया हुआ है कि सेल है क्या, आप लोग कुछ भूल गए हो तो वो याद आ जाए। ठीक है, सिर्फ रिवीजन क्लास है। ओके तो सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो सेल क्या है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। ये सब आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में। और स्लाइडेन एंड स्वान ने एक सेल थ्योरी दी थी जिसके थ्रू आप सेल को पहचान सकते हो सेल होता क्या है, बेसिक लेवल पे क्या चीज़ है सेल। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट दिए थे, उसको देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट है आर लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं। और आल सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी लिविंग बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि बॉडी आपकी जैसे भी बनी है, किसी भी शेप की बनी है, उस वो जो स्ट्रक्चर निर्धारित हो रहा है, डिसाइड हो रहा है, उसकी पहली यूनिट सेल है। जैसे कोई बड़ा सा महल बना हो, उसमें जो पहली यूनिट क्या होगी, उसकी ईंटा होगी, उसका जो ब्रिक होगा वो रखा हुआ है, वो उसकी पहली यूनिट है। सबसे पहले वो रखा गया है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर भी किसी लिविंग बॉडी का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, उसका पहली यूनिट क्या होती है? सेल होती है। वैसे ही फंक्शन, बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हो रहा हो, उसमें सबसे इनिशियल लेवल पे कौन काम करता है? तो सेल काम करता है, उसकी भी पहली यूनिट सेल होती है। ठीक है, तो आर लिविंग सेल बेसिकली आर लाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। किसी की भी सेल हो, चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे एनिमल की सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो, कहने का मतलब है कोई भी लिविंग हो उसकी सेल बेसिक रूप से सेम होती है। जैसे कि उसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, तो आर लिविंग सेल डेवलप ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। लास्ट पॉइंट है ये, कोई भी सेल है वो कहीं से आसमान से आके नहीं गिरी, खुद से नहीं बनी है, वो हमेशा एक अपने पेरेंट सेल से ही बनी हुई है। यानी कि एक पेरेंट सेल जरूर रही होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल जरूर रही होगी जिससे डॉटर सेल बनी है। ठीक है, यानी कि सेल पहले से ही प्रेजेंट किसी ना किसी सेल से ही बनकर आई है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे जो स्लाइडेन एंड स्वान ने अपनी थ्योरी में बताए थे। ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, एक एक लाइन आपको बिल्कुल एज इट इज़ लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम स्मॉल। कितना बड़ा है सेल, कितना छोटा है सेल। तो हम बताएं आपको कि ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा से छोटा सेल भी मिल जाएगा आपको और बड़ा से बड़ा भी सेल मिल जाएगा। ठीक है, सबसे इस पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा? आपकी बुक में जो दे रखा है वो बैक्टीरिया दे रखा है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो माइकोप्लाज्मा वर्ड दे रखा है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, तो जैसा आपको ठीक लगे वो आप आंसर दे सकते हो। ह्यूमन बॉडी में अगर देखें तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, अभी हम शेप की बात कर लेंगे, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट सेल रेड ब्लड सेल है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की ही एक सेल होती है, वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ये है नर्व सेल। नर्व सेल क्या काम करती है? हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है जो भी हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। मीन्स हमें हमारी स्किन पे किसी ने टच किया तो वो अंदर ही अंदर पूरी बॉडी में इन नर्व सेल का एक नेटवर्क बना होता है जो हमारे मैसेज को, कि किसी कोई टच कर रहा है आपकी स्किन को, उस मैसेज को पहुंचाती है ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसको रिस्पॉन्स देता है कि करना क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? एक वायर जैसा नेटवर्क होता है जो कि इम्पल्स क्रिएट कर सके, इसलिए एक लंबी लंबी सेल से बना हुआ पूरी बॉडी में नेटवर्क होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सेल की बात जब आती है तो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो बहुत बड़ी होती है और उसका एग भी एक बड़े साइज का होता है, और एग है तो वो सिंगल सेल का होगा। तो ऑस्ट्रिच का एग ही सबसे बड़ा दुनिया में सेल माना जाता है। ठीक है, तो आप स्मॉलेस्ट जान गए कौन, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा, और लॉन्गेस्ट जान गए नर्व सेल, लार्जेस्ट एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये आपका जनरल बेस्ड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बात करते हैं शेप की। तो सेल का शेप कैसा होता है, अभी भाई सेल का जो शेप होता है वो अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आरबीसी का सेल आप लोग देखोगे तो कैसा होता है, बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। कॉन्केव कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कॉन्केव का। ठीक है, अब इधर से भी कॉन्केव है, इधर से भी स्ट्रक्चर कॉन्केव है, तो इसको बोलेंगे हम बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर। तो ये बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर इसका आरबीसी का होता है। अब क्यों होता है ये, क्योंकि ये इतनी पतली पतली कैपिलरीज से पास हो रही होती हैं जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से स्लोली पास हो सके, एक अच्छे से रन कर सके, इसलिए स्ट्रक्चर इनका होता है बाई कॉन्केव। ठीक है, आरबीसी हो गया। अब डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है। अमीबा लाइक, अमीबा कैसे वर्क करता है, अमीबा कहीं भी चाहे, कहीं भी उसका फूड वूड पड़ा हो तो वहीं से वो बढ़ सकता है आगे, मतलब अपने जो फाल्स स्यूडो पोडियाज होते हैं उनको वो बढ़ा के आगे बढ़ जाता है ना। तो उसी तरह का बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूबीसी का, कहीं से भी स्क्वीज करके वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो पतली पतली कैपिलरीज में जहाँ पे आरबीसी इतनी तेज़ी से रन कर रही होती हैं वहाँ पे ये आराम से स्क्वीज करता हुआ अपने आप को बचाते हुए आगे निकलता रहता है। ठीक है, तो इनका भी एक अलग फंक्शन है, इसलिए इसको अमीबा लाइक बना दिया गया। नेक्स्ट है नर्व सेल। नर्व सेल को इम्पल्स पहुंचाने होते हैं, एक करंट जैसा इम्पल्स पहुंचाना होता है, एक तार की तरह काम करना होता है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग बनाया जाता है, इलोंगेटेड बनाया जाता है। ठीक है, गार्ड सेल, जो स्टेमेटा की गार्ड सेल होती है, स्टेमेटा कहाँ होते हैं, लीफ में होते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर बीन लाइक होता है, जिससे ये आराम से ओपन हो सके और शट हो सके। ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर, उनका शेप अलग अलग तरीका का, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का कि सेल में होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन होती है एक बाहर की तरफ। ठीक है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है साइटोप्लाज्म, और उसके भी अंदर एक सेंटर में पार्ट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इन 3 पार्ट में डिवाइड करके हम सेल को समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो हो गई आउटर कवरिंग, मतलब पूरे सेल को अच्छे से इलास्टिसिटी वाली, मतलब एक बैलून की तरह कवर करके रखती है एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर वहीं पे प्लांट सेल की बात करो तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसमें भी होती है, सेल वॉल के अंदर भी होती है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गई सेल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, जेली जैसा, तो वो फिल होता है, और इसी के ऊपर बहुत छोटे 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 सेल ऑर्गेनेल पड़े होते हैं, कंटेंट। ठीक है, और बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप लोग पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अभी हम लोग और डीप में समझेंगे। फिर है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी एपरेटस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी बोल सकते हो आप लोग, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और प्लास्टिड। इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इतने सेल ऑर्गेनेल मेन होते हैं साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो बीच में होता है, न्यूक्लियस का एक अलग एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को माना जाता है सेल का ब्रेन है, मतलब सेल का जितना भी फंक्शनिंग होता है वो सब उसका कंट्रोल होता है न्यूक्लियस के पास। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म जैसा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, फिल होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आरएनए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन फाइबर। बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर एक न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से पड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी सेल में कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप पूरा कंबाइंड रूप से देखो तो आपको एक रॉ मिल गया कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक इनिशियल जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं सेल के, सिर्फ उनके बारे में डिटेल में देखेंगे और उसके बाद जनरल हम कैरेक्टर्स, सारे ऑर्गेनेल के कैरेक्टर्स और उनके फंक्शन के बारे में एक लिस्ट दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, उसके थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक लिविंग पार्ट है, सेल का लिविंग पार्ट है और फाइन पोर होते हैं। किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल मेम्ब्रेन है तो उसके बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे से पोर होते हैं। ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, अंदर के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन आपको मैग्नीफाई करके दिखाई गई है यहाँ पर। ये आपको, ये लिपिड्स है, ये लिपिड्स है और बीच बीच में इस तरह से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन आप कुछ भी बोल सकते हो कि बनी होती है ये। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल प्रोवाइड करता है, यानी कि पूरे सेल को ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप बैलून के अंदर, बैलून को फुला लो, उसके अंदर पानी वानी भर लो तो क्या करेगा, वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा, है ना। तो उसी तरह जस्ट लाइक मेम्ब्रेन भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी पूरी सेल को इतना फ्लेक्सिबल बना के रखता है, अंदर की चीज़ों को बहुत अच्छे से बचा के प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होता है और सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है, परमिएबिलिटी मतलब कि किसी को परमिट करना, किसी को परमिशन देना अंदर जाने की या अंदर से बाहर जाने की, है ना। लेकिन यहाँ पर सेमी परमिएबल है, हाफ परमिशन मिलती है। मतलब कुछ लोगों को तो एंट्री करने की परमिशन है या एग्जिट करने की परमिशन है, बट सबको परमिशन नहीं है अंदर आने की। ये इन्हें हम बोल सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी। ये सिलेक्शन करती है, सेलेक्ट करती है चीज़ों को, मिनरल्स को, उसके बाद ही एंट्री देती है और उसके बाद ही उसको आउटसाइड करती है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एनिमल सेल बट प्लांट सेल एंड एडिशनल आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है। यानी कि अगर आप एनिमल सेल की बात करो तो उसमें ये आउटर मोस्ट सेल होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर भी एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, नॉन लिविंग लेयर कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, इसी को हम, नॉन लिविंग लेयर होती है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं प्लांट में। ओके, तो ये अब हम समझ गए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लांट की सेल में ही पाया जाता है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेल वॉल जो प्लांट की होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज मटेरियल की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, और ये क्या करती है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एक रिजिडनेस प्रोवाइड करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है प्लांट के सेल को। ठीक है, फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल मतलब कि किसी को भी एंट्री दे देती है, सबको एंट्री है, कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो सबको पास आउट कर देती है अपने आगे पीछे। ओके, तो ये हो गई सेल वॉल। अब सेल वॉल को देखोगे अगर आप गौर से तो जो ये ऐसे सेल वॉल देख रहे हो आप लोग, ऐसे सेल वॉल जब देखते हो तो इसके जस्ट बगल में भी एक दूसरी सेल बनी हुई है, फिर इसके चारों तरफ दूसरी सेल बनी हुई है। तो ये जो सेल के बीच की जो लेयर होती है जो सेपरेट करती है एक सेल को दूसरे सेल से, उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ये आपको ब्लैक कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं हम मिडिल लेयर। ठीक है, और उसके अंदर की जो दो लेयर होती है उसको हम सेकेंडरी और प्राइमरी वॉल बोलते हैं इसी सेल वॉल में, अगर आप डीप में स्ट्रक्चर को जानना चाहोगे तो। ओके, अभी देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक तरह का सेमी लिक्विड मटेरियल है, जस्ट लाइक जेली। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिल होता है। जैसे हमने अभी बात की, एक बैलून में पानी भर के आप उसको फुला लो, तो जिससे पानी भर के आप फुलाओगे उसके अंदर तो वो जैसा दिखता है वैसे ही आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म भी दिखेगा।
साइटोप्लाज्म में जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मीन्स ना ही पूरा पूरा लिक्विड होता है, ना ही पूरा पूरा वो सॉलिड होता है, और सेमी लिक्विड होता है। ओके, अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, केमिकल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं, ये अपने अपने अलग अलग सेल ऑर्गेनेल अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं ना, वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनके फंक्शन आने ही चाहिए, ठीक है। अब द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेल इज कॉल्ड साइटोसोल, ठीक है। अब ऑर्गेनेल के अलावा जो थोड़ी बहुत जगह बची रह जाती है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है, वो जो लिक्विड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, ठीक। अभी ये जो साइटोप्लाज्म है, अभी हमने बताया था न्यूक्लियस के अंदर भी एक साइटोप्लाज्म जैसा ही मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस पे आगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये आप लोग बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस तरह का सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ये, और बीच बीच में आप लोग पोर देख सकते हो इसके, हैं यहाँ पे, ये आप पोर देख सकते हो, बीच बीच में इसी डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है और इसके बीच में पोर होते हैं, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। अभी इसी न्यूक्लियस के अंदर आप लोग एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर देखोगे, राउंड राउंड, ये होता है न्यूक्लियोलस, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये आरबीसी, ये सॉरी आरबीसी बोल दिया हमने, आरएनए के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब आरएनए का फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे इस तरह के छोटे 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 फाइबर्स होते हैं, ये यही इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लिक मटेरियल, और यही आगे जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब एक साथ क्वाइल्ड होने लगते हैं और क्रोमोसोम के रूप में बनते हैं, दिखाई देते हैं अलग अलग। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियस, सॉरी। अभी देखो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान से समझ लो। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेमी सॉलिड मटेरियल है, मतलब जेली लाइक मटेरियल है, वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब दोनों को मिला के बात कही जाती है तो उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और अलग अलग हम इसको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है बेटा, ये आप ध्यान रखना, ये गड़बड़ है, ये गलत है, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है, अभी हम उसी टेबल की बात करते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक नेचर्स दिए हुए हैं मेन और उनके मेन फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही, रिवीजन चैप्टर है तो आपको इतना ही देखना है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो जनरल हम जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक लिविंग मेम्ब्रेन है, इनमें फाइन पोर्स होते हैं, सेमी परमिएबल होती है यानी सेलेक्टिव परमिएबल होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। ये तो कैरेक्टर हो गया। मेन फंक्शन क्या है इसका, तो ये क्या करती है, रेगुलेट द एंट्री ऑफ कंटेंट्स सॉल्यूट एंड आयंस। जितने भी सॉल्यूट और आयंस एंट्री करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, उन सबको रेगुलेट करती है, मतलब एक पैटर्न में होने देती है। ये नहीं कि कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, उनको सेलेक्ट करके ही वो एंट्री देती है और सेलेक्ट करके ही बाहर भेजती है, ठीक है। तो ये काम करने का काम करती है ये, ठीक है। अब ये सेल में वाल क्या है, तो सेल वाल क्या है, नॉन लिविंग होती है, पहली बात, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमारी लिविंग है लेकिन सेल वॉल नॉन लिविंग है, सेल्यूलोज की बनी होती है और फ्रीली परमिएबल होती है, मीन्स किसी भी सब्सटेंस को एंट्री दे देती है, ठीक है। कोई भी आयन अंदर आ जा सकता है या बाहर जा सकता है। और ये क्या करती है, फंक्शन मेन क्या है, ये रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, ठीक है। और प्लांट सेल को क्या प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं अभी डीप में। तो क्या होता है, ये सेमी लिक्विड मटेरियल होता है इसके अंदर,
जेली लाइक होता है, ना ही सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है ये, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, अब इसी के अंदर, इसी के ऊपर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, उस सारे ऑर्गेनेल को एक प्लेस प्रोवाइड करना होता है, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना होता है। ठीक है, और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जस्ट न्यूक्लियस के बाहर स्टार्ट होता है बनना। वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फोल्ड्स बने होते हैं इसमें, इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से फोल्ड्स बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ क्यों होता है, राइबोसोम के प्रेजेंट की वजह से। ठीक है, उसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इस तरह से ग्रेन्यूल जैसे दिख रहे हैं आपको। तो ये राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जहाँ पर स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर यानी राइबोसोम नहीं होते हैं, वहाँ पर ये लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फैट का फॉर्मेशन होता है। तो इनका फंक्शन भी वही हो जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन और फैट का फॉर्मेशन। और ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे सेल को एक फ्रेमवर्क देते हैं। यानी फिर आप पूरे सेल को देखोगे तो बीच में न्यूक्लियस दिखेगा आपको, चारों तरफ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से फैला हुआ होगा बोन की तरह से। अच्छे से एक सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटेक्ट रहती है सेल। ठीक है, तो अभी ये जो राइबोसोम है इसके बारे में देखोगे आप लोग। राइबोसोम का नाम जब भी आप लोग कोई मन में आए तो उसका मेन एक ही फंक्शन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, बस। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो भी प्रोटीन का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और अगर नहीं है जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ पर लिपिड या फैट का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। सेल का ये किचन है या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ से पूरे बॉडी में या पूरे सेल में जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सब इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होके रहती है एटीपी के फॉर्म में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एटीपी इसके अंदर स्टोर होती है। जिसको जिसको चाहिए होता है एटीपी लेकर उससे एनर्जी निकालता है। मतलब ये जो एटीपी होता है ना, एटीपी को वो ब्रेक डाउन कर लेता है और एडीपी में कन्वर्ट कर लेता है। जब वो एडीपी में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है, इसी एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एटीपी कॉइन के फॉर्म में बहुत सारा इसके पास होता है और ये सबको देता रहता है। ठीक है, जिसको भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं तो उसमें हेल्प करता है, बाकी ये एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा देखेंगे। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसकी जो वॉल होती है, इसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। और जो अंदर की जो क्रिस्टी होती है, मतलब ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, एक और ख़ास बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें ओन अपना एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डीएनए होता है। ये क्या कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस वजह से ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया एक और बना सकता है, मतलब बेबी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। एक ही माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ डीएनए की वजह से। ठीक है, तो इसमें ये भी फीचर्स होता है। और इसके अंदर अपने राइबोसोम्स भी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इतना ही बस आपको पता रखना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है गाल्गी अपरेटस या गाल्गी बॉडीज़। गाल्गी अपरेटस एनिमल सेल में ही आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। और अगर आप प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल में सेम स्ट्रक्चर, मतलब गाल्गी बॉडी जैसा ही सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन वाला एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि गाल्गी बॉडी को प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं डिक्टियोसोम।
ठीक है, सेम फंक्शन होता है उसका, सेम स्ट्रक्चर होता है। उसको अलग उसकी डिस्कवरी हुई थी, बाद में डिस्कवरी हुई थी, इस वजह से उसको डिक्टियोसोम बोला गया था और इसको यहाँ पर गाल्गी बॉडी बोला गया। बाद में देखा गया, एक दूसरे को रिलेट किया गया तो पता चला कि सेम ही है। तो कैसा होता है ये फ्लैटेड मेम्ब्रेन, इसकी एक बहुत सारी होती हैं इस तरह की फ्लैटेड मेम्ब्रेन का बना हुआ एक सैक लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फोल्डेड मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे पड़ी होती है और ये पूरा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग में कवर होता है, ठीक है। और क्या करता है, इसके चारों ओर वेसिकल्स और वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, ये लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ से सब मटेरियल आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के प्रोटीन और लिपिड आ रहा है और ये लोग पैक करते हैं और पैक कर करके इसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर छोड़ते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे एंजाइम्स का और हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करते हैं, ठीक है। तो आप इसका मेन फंक्शन ध्यान रखना कि बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करते हैं और वैक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं और लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं, इसमें कुछ कम दे रखा है। और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट का, लिपिड और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम। क्या होता है, तो राइबोसोम बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह के ग्रैन्यूल के फॉर्म में आपको साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए मिलेंगे और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वाल पे ये अच्छे से चिपके हुए मिलेंगे, ठीक है। ये काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का और सिर्फ इसका यही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये 2 यूनिट के मिलके बने होते हैं। अगर आप लोग डीप में जाओगे तो एक जो ग्रेन्यूल होता है राइबोसोम का, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो एक यूनिट आपको ये मिलेगी, एक यूनिट आपको ये मिलेगी। एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। यानी दूसरी जो यूनिट होती है, पहली यूनिट दूसरी यूनिट से तभी मिलती है, एक दूसरे के ऊपर तभी आते हैं ये लोग जब ये लोग प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। ऐसे अगर जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे होते तो ये लोग ये अलग अलग यूनिट में अलग अलग बिखरे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है सिंगल वॉल का होता है, ठीक है। यहाँ पर डबल वॉल नहीं होती। डबल वॉल आपने किस में पढ़ी, आपने पढ़ी न्यूक्लियस में डबल वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल वॉल होती है, आगे आप पढ़ोगे प्लास्टिड्स में भी डबल वॉल होती है, गाल्गी बॉडी भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। लेकिन यहाँ पर राइबोसोम है और लाइसोसोम है, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्वेश्चन भी अलग से बनता है, ठीक है, कि कोई 2 ऑर्गेनेल के नाम बताओ जो सिंगल मेम्ब्रेन हो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन का ही बना होता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पड़े होते हैं जो क्या करते हैं, ये डाइजेशन का काम करते हैं। अब किसका डाइजेशन, तो लाइसोसोम का एक मेन काम होता है, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं लाइसोसोम को। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये अंदर जितनी भी तोड़ फोड़ मचती है सेल के अंदर, जो भी इंजरी होती है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्गन आ गया, ऑर्गेनेल आ गया, कुछ भी आ गया, उस सबको ये अमीबा की तरह इनगल्फ कर लेता है और इनगल्फ करने के बाद अंदर ही उसको एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लेता है और कंटेंट जो भी न्यूट्रिएंट होता है, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर कर देता है, मतलब यूजलेस चीज़ों को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, पूरी की पूरी सेल को इनगल्फ कर लेता है, पूरे सेल ऑर्गेनेल को इनगल्फ कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पूरी सेल ख़राब हो जाती है, सुसाइड एक तरह से हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको सुसाइड बैग ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो डाइजेशन का काम करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है, डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस, कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया है, एंट्री कर लिया है, अंदर आ गया है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है ये। और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल अंदर बन जाते हैं, जैसे अभी हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया है, वो बेबी माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है। तो एक्स्ट्रा अगर बहुत सारे ऑर्गेनेल बन गए हैं अंदर तो उनको भी इनगल्फ करके उसको भी ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये काम करता है इससे। अभी सेंट्रोसोम क्या है, तो सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ये क्या करता है, ये सेल डिवीज़न के टाइम पे अपना काम करता है। जब कोई सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल होते हैं बहुत सारे हैं, ये न्यूक्लिक मटेरियल की जब डिवीज़न का टाइम होता है तो ये 2 कॉपी हो जाते हैं, ये न्यूक्लिक मटेरियल 2 कॉपी हो जाते हैं,
हैं, जस्ट डबल हो जाते हैं। और सेंट्रोसोम, जो सेल में प्रेजेंट सेंट्रोसोम है, उसकी भी दो दो कॉपी हो जाती है, एक इस पोल पे आ गई और एक इस पोल पे, ठीक है। अब सेंट्रोसोम क्या करता है, कुछ रेज प्रोवाइड करता है ऐसी कि ये इधर के न्यूक्लिक मटेरियल को ये अपनी तरफ खींच लेता है और इधर के न्यूक्लिक मटेरियल को ये दूसरे पोल पर खींच लेता है। मतलब अलग अलग पोल पर न्यूक्लिक मटेरियल अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, खिंचते चले जाते हैं सेंट्रोसोम के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न में इम्पॉर्टेंट रोल देता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन है ये, सेल डिवीज़न को रेगुलेट करता है, ठीक है। और किसी भी सेल में 1 या 2 सेंट्रोसोल सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल भी बोलेंगे इसको हम, सेंट्रोसोम भी बोलेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है, ये आप देख लेना। अभी नेक्स्ट है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड होते हैं 3 टाइप के, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते, ठीक है। प्लांट ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से। और वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड का टाइप है, ठीक है। वहीं पर दूसरा टाइप की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पर स्टार्च जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर ये पाया जाता है, मीन्स कलरलेस होता है। जहाँ जहाँ जैसे सीड की जगह पे स्टार्च होता है वहाँ पर ये अंदर रहता है, और रूट की जगह पे कलरलेस मटेरियल होता है वहाँ पर ये रहता है। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के ऐसे पार्ट में रहता है जो कलरलेस होते हैं, ठीक है, जैसे स्टार्च जहाँ पर स्टोर होता है। और क्रोमोप्लास्ट जैसे फ्लावर है, फ्रूट्स है, कलरफुल पार्ट जहाँ जहाँ दिखेंगे आपको वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि टोमेटो है, पहले वो ग्रीन कलर का होता है जब कच्चा होता है, जब पक जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो जब तक वो ग्रीन कलर का है तो वो एक काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का भी काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है, ठीक है। सॉरी, पिगमेंट नहीं, सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो पकने के साथ साथ उसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, यानी पिगमेंट उसके चेंज हो जाते हैं, और इस पिगमेंट के चेंज होने की वजह से उसका कलर रेड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लास्ट येलो कलर के भी हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है उसमें तो येलो कलर के हो जाएंगे, कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो ऑरेंज रेड कलर का दिखेगा, है ना। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो समझ गए आप। अब एक चीज़ और देख लो आप लोग, क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है इसके अंदर ही पाए जाते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। फोटोसिंथेसिस इसी की वजह से होती है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, अदरवाइज ना होती। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर होता है, जितने भी है इनका भी तीनों का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन ही होगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देख रहे हो कॉइन जैसे रखे हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, नीचे से ऊपर तक एक जैसे कॉइन की गड्डी लगी हो, इसको हम बोलते हैं ग्रैना। पूरा ये जो बंच है इसको हम बोलेंगे ग्रैनम। और एक सिंगल कॉइन की बात करें अगर, तो सिंगल कॉइन को बोलते हैं हम थाइलाकॉइड, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए, तो बस ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो न्यूक्लियस भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पहली बात। दूसरी चीज़, इसके मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। तीसरी बात, इसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल होता है। चौथी बात, इसके अंदर न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है जो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अगर फंक्शन की बात करें तो ये बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है सेल के, मतलब पूरी की पूरी सेल को अपने कंट्रोल में रखता है। जो ये कहेगा, जिस तरह की प्रोटीन बाहर भेजेगा वैसा ही काम होगा, ठीक है। और ये अगर किसी सेल से उसके न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सेल ही डेड हो जाएगी, ठीक है, वो फिर वर्क नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है क्रोमोसोम, यानी कि न्यूक्लिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसी न्यूक्लिक मटेरियल की वजह से ये पूरे के पूरे सेल में अपना कंट्रोल, अपना पावर बना के रखता है, ठीक है। इसको ब्रेन ऑफ दिस सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस।
इसी के नीचे, इसी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस डार्क कलर का पार्ट न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये स्फेरिकल होता है। स्फेयर मतलब बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आरएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, तो न्यूक्लियोलस के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है क्रोमैटिन फाइबर। इसके अंदर पाए जाते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इन्हें ही बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये डीएनए थ्रेड होते हैं, यानी डीएनए थ्रेड से बने होते हैं, और इसमें बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है, हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। यानी जो हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से बेबी में जो भी कैरेक्टर आते हैं उनका ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर, या आप क्रोमोसोम बोल दो, कुछ बोल दो। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर बच्चे में आते हैं, जैसा बच्चा अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन फाइबर की वजह से। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल आपको ज़्यादातर प्लांट सेल में मिलेगी। प्लांट सेल में आपको खूब बड़ी सी एक लार्ज साइज की वैक्यूल मिलती है। हो सकता है सेंटर वैक्यूल हो, वो एकदम सेंटर पे बड़ा सा आकार लेके रखी हो और न्यूक्लियस को साइड कर दिया हो। लेकिन एनिमल सेल में आपको या तो ये बहुत छोटी छोटी मिलेगी, या तो वहाँ पर एब्सेंट मिलेंगी, मतलब वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये वैक्यूल होती है। वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर होता क्या है, वाटर होता है और कुछ सब्सटेंस सॉल्यूशन होते हैं, साल्ट वगैरह होता है, और इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है बिल्कुल लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और इसकी कवरिंग मतलब इसकी कवरिंग के लिए भी तो कोई मेम्ब्रेन चाहिए, तो इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कवर मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, अभी स्टोरेज ऑफ वाटर का फंक्शन क्या है, इसका वाटर का स्टोरेज करता है। इसके अंदर फूड, सब्सटेंस, पिगमेंट और वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होकर रहती हैं। तो प्लांट में इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर स्टोरेज का काम होता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन करना होता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वो लोग मिनरल को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं और अपनी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और क्या करता है, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। पूरी की पूरी सेल इसकी वजह से एक अच्छा शेप लेकर रखती है, मतलब पूरी एक अंदर का जो खिंचाव होता है, एक बैलून का मतलब जो टाइटनेस होती है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये क्या करते हैं, बहुत सारे सेवरल फूड्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं, और एनिमल की बात करें तो यहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। हम इसके डिफरेंस को देख लेते हैं, ये कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बुक में इस तरह के टेबल के फॉर्म में दे रखा है, इसको हम इस तरह से समझेंगे, यहाँ पर एक फिगर की फॉर्म में है ना। तो सबसे मेन जो डिफरेंस होता है, सबसे पहला है सेल वॉल। इसको आप बाहर से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, अगर आपको पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग सबसे पहले यही 3 लाइन बताओगे, इम्पॉर्टेंट है जो है। अगर आप अदर कोई डिफरेंस ना भी बताओ तो भी चलेगा, लेकिन इन तीनों में से अगर कोई छोड़ा तो फिर मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूल लार्ज साइज की प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एनिमल सेल में नहीं होती। बाकी न्यूक्लियस कॉमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमन है, राइबोसोम कॉमन है, गाल्गी एपरेटस कॉमन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन है, साइटोप्लाज्म कॉमन है। मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को, ये डिफरेंस मेन है, वो तीनों ध्यान रखना है। अब एक चीज़ होती है एनिमल में, जैसे कि सेंट्रोसोम, अभी हमने बात की थी सेंट्रोसोम की। इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोसोम। या आप लोग आगे से देखोगे तो स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ये भी आप एक डिफरेंस दे सकते हो। ठीक है,
बस बाकी देख लेते हैं आपके टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बट कि एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और बड़ा सा होता है, लार्ज साइज का होता है, लेकिन एनिमल सेल में टेम्परेरी होता है, बहुत स्मॉल साइज का होगा या फिर एब्सेंट भी हो सकता है, ओके, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। साइज प्लांट सेल का देखा जाए तो लार्ज होता है, एनिमल सेल का स्मॉल होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म नोडेंस, बस ठीक है, बस आप लोग इतना डिफरेंस याद रखो, आपके लिए इनफ है, 5 डिफरेंस आपके लिए। ये छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट आपका दे रखा है, इसमें अनियन की जो पील है उससे आपको एक माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोसीजर 5 स्टेप है आपको करना है, हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पुल इनर लेयर ऑफ अनियन की आपको इनर लेयर एकदम पतली सी जो बिल्कुल झिल्ली जैसी होती है, इसको आपको निकाल लेना है फॉरसेप से। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फॉरसेप कहलाता है, इससे निकाल लेना है और निकालने के बाद प्लेस कर देना है आपको एक स्लाइड में। ये जो बड़ा सा कांच का दिख रहा है ये बोलते हैं हम इसको स्लाइड। इसके ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन डाल देनी है, बिछा देनी है, मतलब एक पतली सी लेयर आपको इस तरह से लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद डालना है आपको 1 ड्रॉप आयोडीन इसी के ऊपर। आयोडीन डालने के बाद इस तरह का एक कवर स्लिप होता है चौकोर, ग्लास का बना एकदम पतला, ठीक है, उसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करना है, मतलब इसके ऊपर इस तरह से रखना है जिससे इसके अंदर बबल ना पड़े, इस तरह से रोक के आराम से रखा जाता है उसको। और उसके बाद ऑब्जर्व करोगे आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के तो आपको इस तरह की पूरी सेल पूरी आपको डिक्टो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और आपकी लैब में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही मिलेगा और कोई माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन वाला नहीं रखने वाला, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हैं, इसको फॉलो करके आप देख सकते हो सेल, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस को किसी सेल से निकाल दें तो क्या होगा, आप इस स्टेप में देखो, अगर आप किसी इस सेल से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है तो ये सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक सेल से न्यूक्लियस को निकाल के दूसरे सेल में डाल दिया जाए तो न्यूक्लियस डिवीज़न करने लगेगा, मतलब सेल डिवीज़न होने लगेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट होती है एक न्यूक्लियस की। इसके पहले आप देख लो सिंपल कोई भी सेल इस तरह से अंदर के न्यूक्लियस को 2 में डिवाइड करने के बाद अलग अलग सेल में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मीन्स एक पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल बनते हुए 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की वजह से ही एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन सकती हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप न्यूक्लियस को बाहर निकाल लोगे तो डॉटर सेल नहीं बन पाएगी, यानी सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा और सेल आपकी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा था आपके बॉडी इसमें। अभी ये आपका चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन चैप्टर था तो बहुत जल्दी हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको डीप में अच्छे से पढ़ना है तो क्लास 9th के वीडियो को जाके देखिए, उसका एक बढ़िया सा हमने बनाकर रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।